اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ رام آیا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا، یہ کہنا لیکن آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور نور احمد قصوری صاحب اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میاں وحید صاحب، صدر مسلم لیگ کاف لاہور۔ زاہد ملک صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ہے۔ فکر کیا راہ میں جو سنگے گراں ہوتا ہے، گرتے پتوں میں بہاروں کا نشاں ہوتا ہے، تو ہر ایک ذہن کے آنگن میں اتر آیا ہے، تو ہر ایک ذہن کے آنگن میں اتر آیا ہے، مجھ کو ہر شخص پہ اب تیرا گماں ہوتا ہے، میں تیرے نام کا پاگل تو نہیں ہوں پھر بھی، تجھ کو کھو کر مجھے احساس زیاں ہوتا ہے، خود بخود آنکھوں کے پردے میں سمٹ آتا ہے، خود بخود آنکھوں کے پردے میں سمٹ آتا ہے، حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، جاؤ گزرے ہوئے لمحات میں ڈھونڈو اس کو، جاؤ گزرے ہوئے لمحات میں ڈھونڈو اس کو، لوگ کہتے ہیں کہ اب عزم کہاں ہوتا ہے، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ عزم آج ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کی برکت سے آج یہ محفل جو ہے یہ سجی ہوئی ہے، اور میں اس وقت دعوت دوں گی وفا آذر صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں۔ آپ کی بھرپور تعریف۔ پہلے اپنا شعر جو ہے وہ اس کی تصحیح کر دوں۔ میری اپنی غزل کا نقطہ تھا، ایک دن آئے گا کہ رسم وفا، ایک دن آئے گا کہ رسم وفا، تم مناؤ گے بیٹھ کر تنہا۔ اور ماشاءاللہ جن عظیم شخصیت اور ایک خوبصورت شاعر کے شاعری پہ اظہار خیال کرنے کا موقع دیا گیا ہے، سب سے پہلے ان کی ایک بہت خوبصورت غزل جو مجھے بہت اچھی لگی آپ کے سماعتوں کے نظر کرتی ہوں، اور اس میں خوبصورت اس لیے بھی لگی کہ نہ صرف خوبصورت شاعری ہے بلکہ عصر حاضر کا ایک دکھ بھی نمایاں ہے، اور جو حالات و واقعات ہیں ان کا اظہار بھی ہے۔ کہتے ہیں دوستو فکر کرو آج کے فنکاروں کی، دوستو فکر کرو آج کے فنکاروں کی، کل کو ڈھونڈو گے
सदाएं इन्हीं गमखारों की। और देखिए किस कदर खूबसूरत शेर है, हर तरफ बिखरे हैं अजसाम नुमाइश के लिए, हर तरफ बिखरे हैं अजसाम नुमाइश के लिए, आज भी रस्म वही मिस्र के बाजार में। और खो गए हैं तो कहीं उनका निशान तक न मिला, खो गए हैं तो कहीं उनका निशान तक न मिला, देखते रह गए हम सुर्खियां अखबारों की। गमे फरदा गमे इमरोज गमे सूदो ज़यां, दास्तां अज़्म है लंबी बड़ी गमखारों की। बहुत शुक्रिया, बहुत ये मेरी तरफ से खराज तहसीन की सूरत में जो है वो मैंने कोशिश की है कि मैं शायर के ही कलाम को पेश करूं। करते हैं इस तकरीब को सजाने के लिए, और बिलखसूस मैं इस वक्त बोल रही हूँ और इसके पीछे जो तैयारी है वो नजीब खान साहब की है। अब मैं स्टेज पर तशरीफ आने के लिए दावत दूंगी मियाँ वहीद साहब को कि वो आकर इजहार ख्याल करें। इत्तेफाक है कि अभी हमारी बड़ी शायरा ने जिस कलाम का इंतखाब किया, मुझे भी यकीन मानिए कि मैं उसी से, क्योंकि मैं इनकी शख्सियत को जितना जाना हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अरसा नहीं हुआ, मैं दाऊद साहब को ज़्यादा, दाऊद अज़म को, दाऊद साहब को वो उस तरह से नहीं जानता, लेकिन मैं जब से जानता हूँ वो इस तरह से है कि एहसान बटालवी साहब मेरे लिए एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं उनके साथ। और एक ख़ास एक ज़माना हमारे लड़कपन का, जब मुझे बहुत जो है ना वो शौक़ था बाहर दुनिया फिरने का, तो मैं जब भी कभी किसी एयरपोर्ट पे, कहीं दुबई में, कभी हीथ्रो, कभी लाहौर, कभी कराची, तो मुझे एक शख्सियत, बड़े लंबे लंबे बाल और एक कद्दावर शख्सियत, मुझे बड़ी वो उनकी जो है ना शख्सियत आती थी, तो बड़ा मैं इम्प्रेस इनसे बड़ा पता करने में पता चला कि ये बहुत बड़े मारूफ बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे कंसल्टेंट हैं। और उसके बाद फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ, चूंकि मेरा एक सियासी जमात से ताल्लुक है, तो इनके साथ कुछ प्रोग्रामों में तो मैंने देखा कि वहाँ पे जहाँ बटालवी साहब जहाँ भी हुए मौजूद, वहाँ एक शख्सियत और भी होती है, और उसका नाम जो है वो मैं इतना नाम सुनना, इतना जिक्र सुनना कि जेलसी जो है ना वो होना शुरू हो गई कि जनाब हम आपके साथ होते हैं, आपके जो है ना वो बड़े दोस्तों में, शागिर्दों में, लेकिन वो कौन है जिनका जिक्र के बगैर महफिल जो है ना वो कभी, हमेशा जहाँ भी बैठे हैं तो वो दाऊद साहब का जिक्र हमेशा रहा। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कोरोना के दिनों में, क्योंकि हम लोग उस वक्त, मैं गवर्नर पंजाब का कोऑर्डिनेटर था जो सरवर साहब का, तो हम उन दिनों में कोरोना के जो हालात थे उस वक्त आपके सामने होगा कि लोग उस वक्त बड़े बड़े लोग जो हैं वो दबक के घरों में बैठ के, बजाय इसके कि वो लोगों की मदद को निकल दे, तो उस जमाने में हम लोग मुख्तलिफ जगह पे लोगों की इमदाद के लिए जब गए हैं, तो दाऊद साहब हमारे साथ वहाँ भी मौजूद रहे, कभी खुद बनफ्से नफीस, और कभी इनका जो है ना वो वहाँ से बटालवी साहब की शक्ल में वो हमारे साथ मुख्तलिफ जगह पे जहाँ भी हम इमदाद के लिए जाते रहे, दाऊद साहब हमारे साथ, इनका हिस्सा वहाँ पे हर हाल में रहा। तो फिर मैं दाऊद साहब से जब मिला तो मुझे वाकई उनमें वो एक शायर जो बहुत सबका ख्याल रखने वाला, जैसे अभी उन्होंने कहा, दोस्तों फिक्र करो आज के फनकारों की, कल को ढूंढोगे सदाएं इन्हीं गमखारों की। तो यकीन मानिए कि ये बात आज जैसे यहाँ बहुत से शोरा हजरात बैठे हैं, बहुत सी ऐसी शख्सियात बैठी हैं जिनको पता है कि आज हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि वो जब हम स्टूडेंट थे तो नेशनल सेंटर भी हुआ करता था, ये मुशायरे इस तरह के प्रोग्राम हुआ करते थे, यहाँ महफिलें सजती थी। आज
تو بہت کم اس طرح کا موقع ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے اس کا اعزاز جو ہے احسان بٹالوی صاحب کو خاص طور پہ اور اس کے بعد داؤد صاحب کو کہ انہوں نے آج پھر وہ ایک محفل ایک پرانی یادیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہمیں اس کا موقع ملا ہے. ورنہ آج تو بدقسمتی یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں بات ہے وہ آج تو پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی وہ بھی پوچھتا منیر نیازی کون ہے. بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر کہ یہاں جہاں پہ یہ شہر خاص طور پہ لاہور جو علم و ادب کا گہوارہ جسے کہا جاتا تھا آج وہاں پہ اس طرح کی محفلیں بہت کم ملتی ہیں. اور میں داؤد صاحب کو جب سے ملا ہوں میں نے یقین مانے کہ ان کے اندر وہ انسانیت اور اس طرح سے لوگوں کی خدمت کا جذبہ اور خاص طور پہ فنکاروں کے لیے جہاں بھی کوئی کسی نے یاد کیا ان کو جہاں بھی بلایا یہ ہمارے ساتھ وہاں جا کے انہوں نے ان کی مدد کی ہے. اور پاکستان کا فکر پاکستان میں رہ کے پاکستان سے باہر رہ کے انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ جب بھی رابطہ رکھا ہے جب بھی بات ہوئی ہے وہ پاکستان کی فکر کی ہے. اور انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بھی کیونکہ میں نے کتاب کو پوری طرح کیونکہ ابھی میں بات کروں کہ مجھے کیونکہ یہاں آ کے بٹالوی صاحب سے ہی میں نے کہا کہ مجھے کتاب چونکہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو میں ان کی شخصیت پہ زیادہ بات اس لیے کہ میں نے جس طرح سے ان کو پایا ہے آج بہت کم ایسے لوگ ہیں. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان ایک میں انہیں نوجوان اس لیے کہتا ہوں حالانکہ پاکستان سے 1 سال بڑے ہیں یہ لیکن یہ ان کی شاعری وہ بڑے اور ہر ان کا جذبہ بہت جوان ہے. اور اس طرح کے لوگوں کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے. بہت مہربانی اور اب میں دعوت دیتی ہوں روبینہ شاہین صاحبہ کو وہ آئیں اور اظہار خیال کریں اور ایک پیارا سا اپنا کلام بھی سنائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا حاجرہ خانہ صاحبہ کہ آپ نے پہلے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور اس محفل کا حصہ بنایا. اور محترم جناب نجیب بٹ صاحب کا بھی بہت شکریہ اور بڑی خوشی کی بات ہے. اور صاحب کتاب جناب داؤد اعظم صاحب کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. کتاب جو ہوتی ہے یہ ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے اور صاحب کتاب کے لیے تو یہ ایک اولاد کی طرح ہوتی ہے. جیسے ہم اولاد کے پیدا ہونے پہ اپنی ولدیت لکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے جب ہم اس کے اوپر اپنا نام دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنی ہی خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے. اور جیسے جیسے کتابوں کی تعداد بڑھتی ہے تو ہم اور زیادہ صاحب اولاد ہوتے جاتے ہیں. مجھے زیادہ بہت شکریہ. اس کی خوشی مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے. جب میری کوئی کتاب آتی ہے تو مجھے کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات کی. تو اب میری بھی ماشاءاللہ کتاب شاعری پہ آ گئی ہے. شاعر جو ہوتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ان کی کتاب آنکھوں کی زبان ظاہر ہے. انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر دل میں اترتا ہے پھر وہی خیالات جو ہوتے ہیں وہی آنکھوں کے ذریعے سمجھ کے انسان اپنی تحریر میں بیان کرتا ہے. تو ظاہر ہے یہ سارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں اور قلم سے تحریر کرتے ہیں. تو ان کی بھی ماشاءاللہ شاعری بہت اچھی ہے. میں نے کتاب ابھی پڑھی ہے تو انہی کے 2 شعر انہی کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں. آپ کے سامنے کھڑا پتھر آپ کے سامنے کھڑا پتھر خواہشوں کے حصار کا پتھر آپ کے سامنے کھڑا پتھر خواہشوں کے حصار کا پتھر جس پہ خوش خط سا نام لکھتے ہیں جس پہ خوش خط سا نام لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قبر کا پتھر. بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ان کے سے. تو اب صاحب صدر کی اجازت سے میں اپنا ایک کلام آپ سب کی نظر کرتی ہوں. اداسی دل کو دے کر گئے پارا پارا لوگ اداسی دل کو دے کر گئے پارا پارا لوگ ملے ہیں حسرتوں کے شہر میں یہ کیسے یارا لوگ کریں یہ چاک زخموں کو نمک بھی پھر لگاتے ہیں کریں یہ چاک زخموں کو نمک بھی پھر لگاتے ہیں تیری دنیا میں کیسے ہیں خدایا دل فگارا لوگ
नजर आते हैं मट्टी से भी बहुत हल्के ये अहले दिल, नजर आते हैं मट्टी से भी बहुत हल्के ये अहले दिल, कहाँ हैं अब वो पहले से मेरी आंखों के तारा लोग। मोहब्बत के नगमे गाते थे हम अपने बचपन में, मोहब्बत के जो नगमे गाते थे हम अपने बचपन में, तो क्यों नफरत की आतिश में जलाते हैं दोबारा लोग। बने हैं वक्त के हाथों में सारे ही खिलौने अब, बने हैं वक्त के हाथों में सारे ही खिलौने अब, कहाँ हैं वो जो देते थे हर एक दिल को सहारा लोग। और मक्ता अर्ज है, मोहब्बत के सफर में हम सभी एक साथ चलते थे, मोहब्बत के सफर में हम सभी एक साथ चलते थे, मगर अब करते हैं रूबी जी यादों पर गुजारा लोग। बहुत शुक्रिया। रुबीना शाहीन साहिबा अपनी खूबसूरत नज़्म हमें सुनाई, और आजकल के हालात के मुताबिक शायद कि ये हर दौर की आवाज़ है। आँखों की ज़ुबान, आँखों से तो जो हम देखते हैं या फिर आई कांटेक्ट करने की सूरत में, या लोगों की आँखों से बहुत सी दुनिया एक दूसरे का अंदाज़ा लगा लेती है, हम भी एक दूसरे का बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक शायर अगर आँखों की ज़ुबान से एक किताब लिख रहा है, तो मैं समझती हूँ कि एक इंसान के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वो हर इंसान अपने कलम से तहरीर नहीं कर पाता। हमें अक्सर औकात ये आशार, ये किताब और ये चीज़ें पढ़ने के बाद मालूम होता है कि ये सब चीज़ें हमारे अंदर थी, जो हम पढ़ रहे हैं, और एक शायर ने जो तहरीर की है वो हम ना लिख पाते हैं ना कह पाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि वो हमारे अंदर की ही एक ज़ुबान थी, वो आँखें थी जो अंदर से हम देख रहे थे, लेकिन उस ज़ुबान से कह नहीं पा रहे थे, जो एक शायर ने तहरीर कर डाला। हमारे दरमियान शौरा में बहुत से लोग जो है मौजूद हैं। दर्स व तदरीस के हवाले से बात करें तो उस्ताद के बगैर तो हम नामुकम्मल हैं। इस किताब को तरतीब दिया है हुमैरा साहिबा ने, जो दाऊद अज़ीम साहब की बेटी है। हुमैरा उमर, आप आइए और अपने वालिद साहब के मुताबिक हमें कुछ आगाह कीजिए। एक बेटी अपने वालिद के बारे में जो इजहार ख्याल करेगी वो अनमोल होगा। जी हुमैरा साहिबा, आपकी भरपूर तालियों में। ये नहीं सब बेटियां तो वैसे ही अपने वालिदैन की बड़ी होती हैं, तो वो तो कोई भी अगर बेटी हो तो अपने वालिद की बहुत तारीफ करे, पर मैं उससे हटके अगर बात करूं तो जो अब्बू की शायरी है, जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तब अब्बू की एक नज्म मैंने पढ़ी थी। हम लोग विद इन टाइम हमारी उर्दू कमजोर होती गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल में रह के हमारे बच्चों की तो उर्दू बिल्कुल फारिग हो गई, मगर अब्बू की शायरी में आपको हर तरह की चीज मिलती है। अब्बू की एक नज्म है जो शायद अब्बू ने अपने कॉलेज के वक्त में लिखी थी। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मैंने वो अब्बू की नज्म पढ़ी, वो इतनी रेलेवेंट है। और आज मेरा बेटा माशाल्लाह से 18 साल का हो गया है, तो उसको भी वो नज्म आसानी से समझ आती है, और वो इतनी आज के वक्त के लिए रेलेवेंट है। मैं ये कहती हूँ कि वो नज्म मुझे गाइड करती है जिंदगी के लिए। हम जब डाउन होते हैं तो मैं ये अब्बू की एक छोटी सी नज्म है, मैं जल्दी पढ़ूंगी ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। दुनिया क्या है, आज अकेला गुमसुम तन्हा, सोच के चौराहे पे बैठा, सोच रहा हूँ दुनिया क्या है। पास ही मेरे दो उल्फत के मतवाले दिल, कसमें खाकर सदा मिलन के रिश्ते नाते जोड़ रहे हैं। काश काश इन्हें समझाए कोई, कसमें वादे रिश्ते नाते कुछ भी नहीं, एक ख्वाबे परेशान जिसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। आंख खुलेगी पछताएंगे, हाथ मलेंगे कुछ ना मिलेगा, और फिर एक दिन बोझल आंखों और कदमों से सोच के उस चौराहे पर वो आ जाएंगे और सोचेंगे दुनिया क्या है। तो ये जो नज्म है ना, ये जब हम डाउन होते हैं तो भी ये एक ख्वाब है परेशान, कहते हैं कि क्या है, कुछ नहीं, इससे निकल जाएंगे। और जब हम खुश होते हैं तब भी हम ओवरवेल्म नहीं होते, क्योंकि मुझे ये नज्म गाइड करती है कि हम किसी भी हालत में हैं, दुनिया यही है,
ایک ख्वाब परेशान और अच्छा है बुरा है वक्त गुजर जाएगा और एक सर्कल ऑफ लाइफ है जो ये नज्म हर दौर में रेलेवेंट है. आजकल की सोशल मीडिया की दौर में भी ये रेलेवेंट है. तो मेरे लिए मेरे अब्बा की एक नज्म जो है वो मुझे गाइड करती है, तो बाकी तो मैं क्या बोलूं. और वालिद तो सबके लिए बहुत ही होते हैं एक रोल मॉडल. मुझे अपने अब्बा हीरो लगते हैं और मुझे मेरी चाहत है कि मेरा बेटा मेरे अब्बा की तरह बने और इतनी कामयाबियां हासिल करे. बहुत शुक्रिया. तशरीफ लाई हमारी प्यारी बहन नाजिया बट साहिबा हमारे से दरमियान मौजूद हैं. राजा अब्दुल रहमान और कासमो की हमारी प्यारी सी भाभी जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है. जी आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया. अब इजहार ख्याल के लिए मैं स्टेज पर दावत दे रही हूँ राना नसीम साहब को. स्पेन से इनके हमारे दरमियान मौजूद हैं, तशरीफ लाए हैं. आप आइए और इजहार ख्याल कीजिए. तालियों की आवाज बहुत कम है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. क्योंकि मेरा और दाऊद आज़म साहब का एक रिश्ता है कि हम दोनों ओवरसीज़ हैं और पाकिस्तान के बारे में वहाँ बैठ के बहुत सोचते हैं. तो इनकी शायरी से, इनकी जो तहरीरों से पाकिस्तान की मोहब्बत झलकती नज़र आ रही है. आप लोगों ने तो इसको काफ़ी स्टडी किया है. तो बाकी ये है कि दाऊद आज़म साहब का तल्लक बटालवी साहब से, और बटालवी साहब हमारे उस्ताद भी हैं और हमें गाइड भी देते हैं. मैं चूँकि कॉर्पोरेट लेवल का बिजनेस की दुनिया का बंदा हूँ तो मुझे तो पाकिस्तान की बड़ी मोहब्बत है. तो हम अपनी हर गाइडलाइन जो है ना वो मोस्टली जब पाकिस्तान में आते हैं, डिफरेंट कंट्री में भी जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं तो हमारे उस्ताद और हमारे मोहतरम बटालवी साहब की नज़र से हम यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा मूवमेंट करते हैं. और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि द मैन नोन हिज कंपनी और बटालवी साहब की जो शख्सियत है उसके अंदर दाऊद आज़म साहब की शख्सियत नज़र आती है. तो उस वजह से ये देखा जा सकता है कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो माशाल्लाह आज पाकिस्तान का दर्द रखती है. और इस एक किताब में, इनकी शायरी में ये चीज़ बड़ी नज़र आती है. जो जिंदा कौमें हैं वो अपने तहजीब से रेलेवेंट, अपनी सोच से, कल्चर से अपनी मुल्क को प्रमोट करते हैं. जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इस चीज़ को बड़ा दर्द फील करते हैं. तो मेरे ख्याल में इन्होंने अपने जो पुरानी यादें और दियारे गैर में रह के जो मुल्क के बारे में अपनी सोच थी उसको यहाँ यानी कि उसको तहरीर किया है. तो मैं उनको इस तहरीर पे मुबारकबाद देता हूँ और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने ये यहाँ में इनवाइट किया. थैंक यू जी. बहुत शुक्रिया आपका राना नसीम साहब. रजा साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं. आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ और दीगर मेहमानाने गिरामी जिनके नाम मुझे नहीं मालूम उन सबको इस महफिल में खुशामदीद कहा जाता है. देखी है झूमती हुई टहनी गुलाब की, फिर याद आ गई है कहानी शबाब की. अपनी लगाई आग में जलता हूँ सुबह शाम, अपनी लगाई आग में जलता हूँ सुबह शाम. रुदाद मुख्तसिर है ये ज़ब्ते अज़ाब की. शायद के वक्त डाल दे सोहनी को गोद में, शायद के वक्त डाल दे सोहनी को गोद में. बिखरी हुई है आज भी लहरें चनाब की. जनूबी पंजाब को आपने याद रखा और इसलिए मुझे ये नज्म अच्छी लगी क्योंकि मेरा भी ताल्लुक जनूबी पंजाब से है. दाऊद साहब आपकी इस नज्म को पढ़ के वाकई मुझे अच्छा लगा. मैं स्टेज पर दावत दूंगी नूर अहमद कसूरी साहब को कि वो आके दाऊद साहब के बारे में इजहार ख्याल करें. दाऊद आज़म साहब की वजह से आज हम ये महफिल सजाए बैठे हैं. इजहार ख्याल कर रही हैं नूर अहमद कसूरी साहब. किताब का शायरी पे आना
क्योंकि शायरी एक इंसान का जो अंदर होता है, उसके जो एहसास होते हैं वो कहा जा सकता है कि खूबसूरत अल्फाज में ढलते हैं। तो जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में जैसे आप कह सकते हैं कि अनीस दबीर थे और बहुत बड़े शायर पैदा किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो ये गनीमत का वक्त है, दाऊद साहब ने अपनी शायरी के ज़रिए एक रवायात को ज़िंदा करने की जो कोशिश की है, मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के लोगों की और हमारे लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है कि आज भी जैसे कि इन्होंने कहा है, जो खुद को अपनी ज़ात से बेगाना कर गए, इस दौर में कुछ ऐसे भी इंसान तो हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बात है कि वो इसमें बामुसब्बा हैं। और हसन निसार साहब जो कि पाकिस्तान की चाहे सियासत हो, सहाफ़त हो, दानश्वरी हो, शायरी हो, इसमें जो तारीख़ में जिन लोगों का कहा जा सकता है, अच्छे अल्फाज में जिनका जिक्र है, तो मैं ये समझता हूँ कि हसन निसार साहब का उनमें नाम ज़रूर शामिल होगा। जी बहुत शुक्रिया। जी सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दाऊद आज़म साहब इतने हंसमुख और बहुत बड़े दोस्त हैं। शायर के लिए इस तरह का जो शख्सियत होती है वो बहुत कम मिलती है। एक कंप्लीट एक जामे शख्सियत, हंसमुख भी हैं, शायर भी हैं और ताजर भी हैं, मल्टी डायमेंशनल शख्सियत हैं। और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी से सलामती की दुआ करता हूँ। और बाकी कुछ गुजारिशात इस तकरीब के हवाले से किताब देखी है, उनका जो नाम रखा है आँखों की ज़ुबान, तो मुझे एक बात याद आ गई कि मजीद लाहौरी साहब एहसान दानिश साहब की महफिल में बैठा करते थे। तो उन्होंने कहा उस्ताद जी किताब तैयार हो गई है, तबात के लिए चली गई है, तो कोई अच्छा सा नाम बता दें। तो मजीद लाहौरी को एहसान दानिश साहब ने कहा अच्छा बता देंगे, फिर किसी दिन बात करना। वो रुक गए उस्ताद से, तो काफ़ी दिन गुजर गए, फिर यही तज़किरा किया एहसान दानिश साहब को कि जी किताब का नाम, प्रेस से फ़ोन आ रहा है कि सारी किताब बन गई है, टाइटल रह गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा कल बताएंगे। फिर 2 दिन गुजर गए, तीसरी दिन बताया तो मजीद लाहौरी साहब का नाम जहन में रहे। तो एहसान दानिश साहब ने कहा भाई आपको क्या मसला है, आप कलाम मजीद रखें, पहले लोग चुमेंगे फिर पढ़ेंगे। तो चलो ये एक बात थी आज की महफिल में, है कोई हंस नहीं रहा इस तरीके से, कुछ इस तरह की बात हो जाए। बाकी शेर व शायरी की बात तो होती रहती है। तो ये जो है आँखों की ज़ुबान, तो उसके ऊपर मैंने ये अर्ज़ करना था कि कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है, कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है, ये हकीकत और निगाहों से अया होती है। ठीक है जी, ये आपकी नज़र, अज़म दाऊद साहब की नज़र। और अपना टाइम कम है और आखिर में मैं वो गुलाम अली साहब की गज़ल का वाक़या सुना के बस एंड करता हूँ। तो वो गज़ल गा रहे थे और पीछे से आ रही थी मुकर्रर की आवाज़, ये उन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी भी सुनाया। तो उन्होंने फिर सुना दिया, फिर वो सुनाया, फिर मुकर्रर, तीसरी दफ़ा सुनाया, फिर मुकर्रर, चौथी दफ़ा सुनाया, फिर वो रुक गए भाई, हाथ बांध। उन्होंने कहा भाई मुझे आगे भी पढ़ना है। कहता जब तक सुर में नहीं ना सुनाओगे हम मुकर्रर ही कहते रहेंगे। पढ़ी। और दाऊद असलम साहब, आपकी शख्सियत पे चूँकि आज बात हो रही है और आपसे भरपूर तारुफ हो रहा है, इसी में हमारे साथ इस वक्त जिनको बटालवी साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि साहिबे सदर हैं, उन्हें मैं दावत दूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। सादत सईद साहब, आपकी भरपूर तारीफ। हसन निसार को देखकर, दाऊद आज़म को देखकर 70 की दहाई याद आ गई। 1970 का ज़माना और उससे पहले यूनिवर्सिटी का ज़माना, जब नए लोग
ایک محفل ہوا کرتی تھی اور اس میں آپ بھی شریک ہوتے تھے. اور حسن سے تو لائل پور سے ملاقاتیں ہیں اور اسی طرح سے یہ میرے دل میں زندہ ہیں. چاہے ہم ملتے نہیں ہیں, بہت عرصہ گزر جاتا ہے, لیکن جب بھی ملتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم ایک ساتھی کے طور پہ مل رہے ہیں. ابھی ایک نظم میں نے پڑھی ہے, اس میں ان کا پورا میسیج ہے داؤد اعظم صاحب کا. میرا خیال ہے کہ میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تو پھر تھوڑی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا. سوچ کے زاویے, اور یہ زاویے جو ہیں یہ آج بھی ان کے ذہن کا حصہ ہیں. یہ 1970 میں بھی ان کے ذہن کا حصہ ہے. میں خیالوں میں بہت دور تلک جا نکلا, ایک نئے دور کی تصویر کو دیکھا میں نے انسان کو انسان کے برابر دیکھا. میں نے چلتے ہوئے سڑکوں پہ محافظ دیکھے, میں نے افراد کے چہروں پہ ہنسی بھی دیکھی. ان کی باتوں کو سنا تو مجھے محسوس ہوا جیسے تعلیم و مساوات کے قائل ہیں یہ لوگ. میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے کانوں میں ایک شناسا مگر انجانی سی آواز آئی. میں نے خود سے وہی فرسودہ سوالات کیے. میں نے خود سے کہا, اے دیس میں بسنے والے, ظلم پر وردہ قوانین مٹے ہیں کہ نہیں؟ چند افراد کے ہاتھوں سے نکل کر دولت میری دھرتی کے غریبوں کو ملی ہے کہ نہیں؟ اور تعلیم جو ہے ایک ترقی کا نشان جس کے بلبوتے پہ انسان عرش تک پہنچا, کیا غریبوں کے بھی آنگن میں اتر آئی ہے؟ پھر خیالات کی دنیا میں لہر سی اٹھی. میں نے محسوس کیا جیسے کہ اس گلشن میں ہر نئی صبح نیا رنگ لیے آتی ہے, ہر نئی صبح نیا رنگ لیے آئے گی. یہ بڑی خوبصورت نظم ہے, لیکن جس صبح کا انتظار تھا لوگوں کو, وہ صبح تاہنوز طلوع نہیں ہوئی. اور ایوب خان کا دور ہمیں یاد ہے کہ ہم اس کے خلاف اسٹرگل کی طالب علموں نے, اور پھر ایک نئے ماشاء اللہ کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا. اور یہ سلسلے جو ہیں تقریباً ہر دور میں جاری رہے. تو وہ جو آزادی کی تمنا تھی کہ ہم آزادانہ طریقے سے سوچیں گے اور معاشرے کی تعمیر کر سکیں گے, نہ تو کسی نے معاشرے کی تعمیر کرنے دی ہمیں, اور نہ ہی ہمیں آزادانہ سوچوں کی جانب آنے دیا. ہمیشہ قدغنیں رہی, اور شاعر جو ہیں ان قدغنوں کے درمیان ہی اپنی بات کر جاتے ہیں. تو عظم صاحب نے بھی اپنی باتیں جو ہیں آنکھوں کی زبان میں چھاپ دی ہیں جو انہوں نے سوچا ہے. یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈیبیٹر بھی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر, بطور شاعر یہ مختلف یونیورسٹیز میں اور کالجوں میں جاتے تھے, اور جیسے کہ کہا گیا کہ بہت سی ٹرافیاں بھی جیت کر لائے, گورنمنٹ کالج کے لیے بھی اور پنجاب یونیورسٹی کے لیے بھی. تو آج وہ صورتحال نہیں رہی. اس زمانے میں جو حقیقتاً شاعر ہوتے تھے وہی جایا کرتے تھے, اور مختلف کالجوں کی جو شاعری کی محفلیں تھیں مقابلے کی, اس میں شرکت کرتے تھے. مجھے یاد ہے سرمد صاحب آئی دنوں میں ہوتے تھے, وہ بھی جایا کرتے تھے. اجمل نیازی جایا کرتے تھے, آپ تھے. لیکن آج لوگ زیادہ تر لکھواتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رجحان کو بدلا جانا چاہیے, اور خود لوگوں کو محنت کرنی چاہیے, کیونکہ شاعری جو ہے جہاں خدا داد عطیہ ہے وہاں یہ محنت سے بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے. اور اگر لوگ محنت کریں گے وہ خود لکھ کر مشاعروں میں جائیں گے اور مقابلے جو ہیں وہ جیتیں گے. بہت شکریہ.
दाऊद अज़म साहब ने जहां एक साल में सैकड़ों ट्रॉफियां, गोल्ड मेडल और बहुत से एजाज़ात जो अपने नाम लगवाए, उसके साथ उनके दोस्तों की एक भरपूर लिस्ट है जो इस वक्त उनमें से चीदा लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप उनका एक वसी हल्का अहबाब है। दाऊद अज़म साहब के बहुत अच्छे दोस्त जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, सियासी बड़ी शख्सियत है, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं हसन निसार साहब। तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल कीजिए। सबसे पहले तो मैं तस्सीह करूँगा मेरी बहन की बेटी की बात की। मैं दूधी भाई का दोस्त नहीं जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ। मेरी जिंदगी में मुझे आज तक समझ नहीं आ रही कि चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बेटी में बट्टे डाले या पतवार थमाए मुझे बेटी को आगे लेके जाने के लिए। सबसे पहले मेरे दादा, इनका चेहरा मुझे अगर तस्वीरें ना उनकी घर में हो तो मुझे चेहरा भूल गया होता है। वॉज वेरी स्मॉल, 5-6 years old when he died। उनकी बहुत बड़ी जान। उसके बाद नौबत आई मेरे वालिद, उनकी बहुत बड़ी जान। अच्छा, उसके बाद लालपुर में अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, उनका नाम था कमर को देखने। एक रोजनामा होता था अवाम, उसके जो मालिक थे कुरैशी साहब, वो मेरे वालिद के दोस्त से, तो आई स्टार्टेड गोइंग देयर। तो कमरुद्दीन साहब अल्लाह ने बख्शे, बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत ही खूबसूरत शायर। वो लालपुर से बाहर निकलते तो लोग दुनिया को पता चलता कि ये क्या आदमी। अच्छा, अब लैंड किया मैंने 67-68 में पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मेरी उम्र होगी उस वक्त कोई 15-16 साल। 3rd ईयर में ऑनर्स पार्ट 1 शोभा इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब दूधी भाई उस वक्त मास्टर्स के मेरे ख्याल फाइनल ईयर में थे, मैं 3rd ईयर में। हमें वो हॉस्टल नंबर 1 में जगह मिली, फिर पता नहीं क्या हुआ। वही सही जो कसब की कमरुद्दीन साहब, मैंने ऐसे कहना बहुत खूबसूरत है, वही सही जो कसब की वो दूधी भाई ने इसको मेरा नशा बना दिया, लिखने पढ़ने को, शायरी को। ये इस तरफ ये मेरे ताबूत की, इस मुल्क में जिंदा लोग की ताबूतों में नहीं है, मेरे ताबूत में आखिरी टीम जो है वो दूधी भाई ने, जिसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ के, इकोनॉमिक्स छोड़ के मैंने जर्नलिज्म, आई एम अ पोइट माई सेल्फ, और मैं नहीं मुनासिब नहीं समझता, ये बिल्कुल नावाजिब है कि मैं दूधी भाई की शायद सारी जिंदगी, हमारी बहुत गुर्बत, बहुत मोहब्बत रही, बीच में गैप्स भी आए, लेकिन मैं सारी जिंदगी इनका एक शेर नहीं भूला जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। शायद के वक्त डाल दे सोनी को गोद में, बिखरी हुई है आज भी लहरें जनाब। ठीक है, तो जब मुद्दतों बाद, काफी मुद्दतों बाद नहीं, चंद सालों के गैप के बाद हमारा रीयूनियन हुआ, तो मैंने इनको याद दिलाया तो यहाँ से किताब बाद में आई। सो आई डोंट क्वालिफाई। सादत सईद अगर बात करें तो वो क्वालिफाई करते हैं, मैं क्वालिफाई नहीं करता कि मैं इनकी शायरी पे, इनकी क्रिएटिविटी पे तबसरा करूं। और आखिर पे खिला मेरा सादत सईद बहुत प्यार मोहब्बत एक ज़माने में रहा, 70s में मैंने कहा भी है, लेकिन मुझे थ्रू आउट पिछले कई सालों ये गुमान गुजरा कि जैसे इनका रंग सफ़ेद है वैसे इनका खून सफ़ेद है। मुझे ढूंढना आसान नहीं है, तो बैरून मुल्क चाहिए। तो आप सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब। और ताकीद क्योंकि अफ्तार का वक्त बहुत करीब है, इस किताब के शायर जिनकी मौजूदगी में आज ये खूबसूरत महफिल सजी, अल्फाज तो बहुत है कहने के लिए, वक्त की किल्लत के बायस मैं बहुत कम बोलना चाह रही हूँ और दावत देती हूँ दाऊद अज़म साहब को आपकी भरपूर तालियों।
मैं ख्यालों में बहुत दूर तलक जा निकला, एक नए दौर की तस्वीर को देखा मैंने चलते हुए सड़कों पे मुहाफिज देखे, मैंने अफराद के चेहरों पे हंसी भी देखी। उनकी बातों को सुना तो मुझे महसूस हुआ जैसे तालीम और मसावात के कायल हैं ये लोग। दाऊद अज़म साहब। मैं शामिल महफिल तमाम लोगों का इंतहाई मशहूर है जो तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त में से मुझे उन्होंने वक्त दिया। सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब वक्त इतना कम है, उसकी मुनासबत से हाँ एक और बात है, मैंने ख़ास तौर पे अपनी मेरी मिसेज है, वो चलने फिरने ज़रा मुश्किल है, तो मैंने कहा है आपने आना ज़रूर है, इसलिए कि अव्वल भी आप थी और आखिर भी इंशाअल्लाह ताला आप तो मैं आँखों की जुबान के हवाले से यही जिक्र नहीं है करता हूँ। ऐसी आवाज आ रही है, आँखों की जुबान ऐसी कि तफसीर नहीं है, आँखों की जुबान ऐसी कि तफसीर नहीं है, दिल ऐसा सहीफा है कि तहरीर नहीं। ऐ अहले नजर मुझको जरा गौर से देखो, ऐ अहले नजर मुझको जरा गौर से देखो, दीवाना हूँ और पाँव में जंजीर नहीं। एहसास की रग रग पे तेरी याद के निश्तर, बहुत खूब। एहसास की रग रग पे तेरी याद के निश्तर, क्यों गश्ता है दिल शाकी तकदीर नहीं है। हस्ती की हर एक राह गुजर खाल बदामा, हस्ती की हर एक राह गुजर खाल बदामा, बचने की यहाँ कोई भी तदबीर नहीं है। वो शाम की दहलीज पे जा पहुंचा है सूरज, बहुत खूब। वो शाम की दहलीज पे जा पहुंचा है सूरज, अब दिल के संभल जाने की तदबीर नहीं। ये रंगे जहां, ये आजकल के समझिए हालात के मुताबिक, ये रंगे जहां देख के अब सोच रहा हूँ, क्यों लब को मेरे खास ये तकरीर नहीं। छोटियां वाली करनी है, धुंधले से हैं जो नक्श तेरे ज़हन में आज, देखो तो ये उस शख्स की तस्वीर नहीं। वो